कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्शन 34 में कह रहा है कि जबकि कोई आपराधिक काम कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरित करने में किया जाता है, तो इस वाक्यांश का अर्थ अपने में यही निकल रहा है कि प्रत्येक उस आपराधिक काम को करने में कुछ न कुछ अवश्य करता है, क्योंकि एक आपराधिक काम सब अगर करेंगे तो सब उस काम को पूर्ण रूपेण अकेले अकेले नहीं कर सकते, सबको कुछ न कुछ उसमें करना होगा और वो कुछ न कुछ मिलकर उस काम को पूर्ण बनाएगा। सेक्शन 3(5) जो बीएनएस में है या सेक्शन 34 आईपीसी, वो इसी स्थिति की कल्पना करता है। और क्योंकि जो मूल रूप से आपराधिक काम हो रहा है वो सबके द्वारा कुछ न कुछ करके संपन्न किया जा रहा है, इसलिए सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 सभी व्यक्तियों के दायित्व को समान करके देखता है, क्योंकि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इस अवधारणा पर आधारित है कि अगर एक ने भी अपने काम को ठीक से न किया होता है तो कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ ही न होता। इसलिए काम भले ही एक हाथ से हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस हाथ के पीछे या उस हाथ में वे सब हाथ शामिल हैं जिन्होंने उस काम को पूर्णता तक पहुंचने में किसी न किसी काम को करके उस काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर इन व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय नहीं, इनका आशय सामान्य नहीं है, तो सेक्शन 3(5) इसका जो एप्लीकेशन है ये नहीं होगा। तब सेक्शन 38 या 37 या 35 जो पूर्व की आईपीसी में है उनके एप्लीकेशन भले ही हों, और जो वर्तमान में बीएनएस में 3(6), 3(8), 3(9) इस रूप में आए, उनके एप्लीकेशन भले ही हो, लेकिन कम से कम 3(5) या 34 इसका एप्लीकेशन नहीं है। और अगर 34 का एप्लीकेशन नहीं है तो फिर सब एक दायित्व से भारित नहीं होंगे, यही फर्क आएगा। तब यह भी हो सकता है कि सबके दायित्व अलग अलग हो जाए, लेकिन अगर कई सारे लोग मिलकर अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरण, अपने सबके सामान्य आशय को पूरा करने के लिए कोई आपराधिक काम कर रहे हैं तो फिर सबके दायित्व समान होंगे। यहां तक बात कल हुई थी। बात यह आ रही थी कि सामान्य आशय ये निर्मित कैसे होता है, सामान्य आशय और समान आशय इसके बीच क्या फर्क है, और तीसरी चीज सामान्य आशय को साबित आखिर कैसे किया जाएगा, क्योंकि जब तक साबित न हो कोई चीज तब तक आपराधिक दायित्व तो हो ही नहीं सकता। ये किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से भारित किया ही नहीं जा सकता। तो आशय का सामान्य होना ये तब घटित होता है जबकि काम के किए जाने से पूर्व, यानी काम जिस क्षण पूर्णता प्राप्त कर रहा है उससे कुछ समय पहले, कुछ समय का मतलब यह नहीं कि जस्ट बिफोर, कुछ समय पहले कहने का तात्पर्य कि उससे कुछ समय पहले निश्चित तौर पर, उससे बहुत पहले भी हो सकता है, लेकिन उस जिस क्षण काम ने पूर्णता प्राप्त की उससे पहले तो होना ही चाहिए कि सबके आशय सम्मिलित हुए हों। अब सबके आशय के सम्मिलन, इसकी जो घटना होती है इसी को षड्यंत्र कहा जाता है। यानी एक आपराधिक कृत्य को करने में जितने लोग लगे हुए हैं
उन सबके बीच उस आपराधिक काम को करने के संबंध में मतैक्य होना चाहिए, वो एक मत होने चाहिए। और एक मत आप किसी भी बिंदु पर तभी हो सकते हैं जबकि सबको एक दूसरे के मत का पता लगे। जब तक सबको एक दूसरे के मत का पता नहीं लगता तब तक कोई मतैक्य निर्मित हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्शन 34 या सेक्शन 3(5) इससे ऑपरेशन में आने के लिए या इसका एप्लीकेशन हो, इसके लिए जरूरी क्या होता है? दिमागों का पूर्व मिलन। जब तक दिमागों का पूर्व मिलन नहीं है तब तक सेक्शन 34 या 3(5) का एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरित करने में। और आशय का सामान्य होना ये तभी संभव है जब सबको एक दूसरे के आशय का पता लगे। और एक दूसरे के आशय का पता लगे इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर बार बोलकर अपने आशय की सूचना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे। कई बार बिना बोले भी एक दूसरे के आशय की सूचना मिल जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे के आशय से सूचित होने के लिए किसी विशेष तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप बोलकर एक दूसरे को अपने आशय से परिचित कराएं या बिना बोले एक दूसरे को अपने आशय से परिचित कराएं, लेकिन इतना जरूरी है कि सबके बीच आशय समान हो जाना चाहिए। समान से तात्पर्य सामान्य होना चाहिए। समान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए हमें। सबके बीच आशय सामान्य हो जाना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे के आशय से अवगत ये जरूर हो जाना चाहिए। अवगत होने के लिए तरीका कौन सा इस्तेमाल होगा इसकी कोई बाध्यता नहीं, इसकी कोई ठीक है बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे के आशय से अवगत जरूर होना चाहिए। अन्यथा यह नहीं कहा जा सकता कि कई सारे लोग एक आपराधिक काम को करने में लगे हुए हैं, फिर सब अलग अलग एक आपराधिक काम को करने में लगे हुए हैं। यह तो कहा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि एक आपराधिक काम को करने में कई व्यक्ति लगे हैं। हम भी चोरी करने में लगे, आप भी चोरी करने में लगे, मिस्टर सी और डी वो भी चोरी करने में लगे, लेकिन ये सब पृथक पृथक चोरी करने में लगे। ये सब एक चोरी को करने में लगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक आपराधिक काम को करने में कई व्यक्ति लगे हैं, ये बात कही तब जाएगी जब जितने व्यक्ति उस आपराधिक काम को करने में लगे हुए हैं उन सबके बीच उस अपराध को करने का आशय सामान्य हो जाए। और जब कहा जा रहा उस काम को करने का आशय सामान्य हो जाए, इसका मतलब ही यह हो जाता है कि उस काम की पूर्णता आने से पूर्व ही उनका आशय सामान्य हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम के हो जाने के बाद उनका आशय सामान्य हो। काम के होने से पूर्व, काम के होने से कितने पूर्व ये नहीं है। 34 के अंतर्गत या 3(5) के अंतर्गत दायित्व के गठन की पूर्व शर्त यह नहीं है कितने भी पहले, लेकिन काम जिस क्षण पूर्णता प्राप्त कर रहा है उसका ठीक पूर्व जो मतैक्य है, जो आशय का सामान्य होना है, इस घटना को घट जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में सेक्शन 34 या 3(5) का कोई प्रवर्तन होगा ही नहीं। आशय यानी दिमागों का पूर्व मिलन या आशय का सामान्य हो जाना, यह परस्पर योजना बनाकर यह भी किया जा सकता है।
और आप परस्पर योजना न बनाएं, लेकिन एक दूसरे को मौके पर आपने सहयोग करना शुरू कर दिया और एक आपराधिक काम को करने में आप सब एक दूसरे का सहयोग करने लगे, तो भी तो आपका आचरण, आपके, ठीक है, आपके जो कृत्य हैं, मौके के जो तथ्य हैं, वहां जो परिस्थितियां विद्यमान है, वहां एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि आपके सबके बीच आशय सामान्य हो चुका था। आप सब लोग एक जगह पर मिले, एक ने एक को मारना शुरू किया और आप सब उस व्यक्ति को पीटने में या तो लग गए और या फिर आपने क्या किया, जो बचाने आ रहे थे उनको आने से रोका। तो भी यद्यपि आपने स्वयं पीटने के कृत्य में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप बचाने आने वालों को रोक रहे थे, तो भी आप उस आपराधिक कृत्य को करने में किसी न किसी ढंग से सहयोग कर रहे थे और आपका दायित्व तो वही है जो पीटने वाले का है। और यद्यपि बोलकर यहां आशय सामान्य नहीं हुआ, तो बोलकर आशय सामान्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आशय सामान्य होना चाहिए और आशय सामान्य होने का कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई साक्ष्य यह अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो फिर सेक्शन 3(5) या 34 के अंतर्गत दायित्व का जो निर्धारण है यह नहीं किया जा सकता। और 3(5) साबित कैसे करते हैं, सेक्शन 34 साबित कैसे करते हैं? तो जो तथ्य और परिस्थितियां हैं, जो पक्षकारों का आचरण है, उससे यह साबित किया जाता है कि जो आशय था एक आपराधिक कृत्य में लगे हुए व्यक्तियों का, वो आशय सामान्य था, क्योंकि बताएगा कोई नहीं। कोई भी आपराधिक घटना है तो कोई बताएगा थोड़ी कि वो उस आपराधिक घटना को करने का आशय रखता था। अव्वल तो कह देगा किया ही नहीं, और जब चक्षुदर्शी साक्षी, विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से ये स्थापित कर देंगे कि नहीं किया, तो फिर वो ये कहना शुरू कर देगा कि किया, लेकिन उस आशय से नहीं किया जिस आशय से किया जाना अपराध के गठन के लिए जरूरी है। अब हमने उस आशय से नहीं किया, तो सवाल यह है कि आपकी बात मान नहीं ली जाएगी। आपके आचरण को, आपके तथ्यों को, आपकी परिस्थितियों को एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, और एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने पर आपका जो आचरण परिस्थितियां ये हैं वो क्या निष्कर्ष अभिव्यक्त कर रही, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आपका आशय आखिर क्या था। आप कहते हैं कि एक आपराधिक कृत्य में जो लोग लगे हुए थे उनके बीच आशय सामान्य नहीं था, जबकि दिखता यह है कि वो साथ आए, साथ गए, सबने उस आपराधिक कृत्य को करने में भाग जरूर नहीं लिया, लेकिन सबने कुछ न कुछ जरूर किया है। एक पकड़े हुए था, एक पुलिस की सूचना देने के लिए दूर खड़ा हुआ था, तीसरा बचाने आने वालों को रोक रहा था, ठीक है, और चौथा मार रहा था। तो जो कंडक्ट है, जो मौके पर मौजूद परिस्थितियां हैं, वो ये कहती हैं कि इन सबके बीच आशय सामान्य है। लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिल रहे हैं, तथ्य, परिस्थितियां और आचरण ये सबूत नहीं दे रहे हैं कि पक्षकारों के बीच आशय सामान्य था, तो फिर आपराधिक कृत्य के लिए वही दंडित होगा
जिसने वो आपराधिक कृत्य किया है। एक जार के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या की है। स्थितियां जो साबित की गई वो सिर्फ इतनी है कि पति के शरीर पर एक मृत्युकारक घाव है और पत्नी वहां बैठी अरेस्ट हुई है। लेकिन जो मृत्युकारक घाव है वो पुरुष के हाथ से ही आ सकता है, स्त्री हाथ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस गहराई तक वो घाव गया है उतनी शक्ति स्त्री के हाथ में होती ही नहीं। तो फिर निश्चित तौर पर यह साबित हो रहा है कि पत्नी ने कोई सहयोग इसमें नहीं किया है। कुछ ना कुछ करना जरूरी है और वो कुछ ना कुछ अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में हो। अगर अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में नहीं है तो कुछ करने से भी आप उसी अपराध के दोषी नहीं हो जाएंगे जिस अपराध के अन्य लोग दोषी होंगे। एक आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया और यह व्यक्ति जब तक इस आपराधिक कृत्य को अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में न करे तब तक सेक्शन 34 या 3(5) का एप्लीकेशन नहीं हो सकता। साबित यह हुआ कि 8 या 10 लोगों ने एक आपराधिक कृत्य में भाग लिया। एक आया, उसने एक चोट पहुंचाई और बस खड़ा रहा। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, न बचाने आने वालों को रोका, कुछ नहीं किया। वो हतप्रभ सा खड़ा रहा और बाकी लोगों ने मर्डर कर दिया। तो यह व्यक्ति मर्डर का दोषी नहीं है क्योंकि इसने जो चोट पहुंचाई वो अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में नहीं पहुंचाई। यद्यपि ये बता कोई नहीं रहा कि सबके बीच सामान्य आशय था या नहीं, लेकिन हमने कहा सामान्य आशय कैसे साबित करते हैं? तथ्य, परिस्थितियां और आचरण। इस व्यक्ति का आचरण, इसका कंडक्ट ये कह रहा है कि सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में काम नहीं कर रहा था। अगर अपने सबके जितने वहां मौजूद थे उन सबके बीच यदि कोई सामान्य आशय होता संबंधित व्यक्ति की हत्या के संबंध में तो इस व्यक्ति ने भी कुछ न कुछ जरूर किया होता। इसने सिर्फ खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या साबित हो रहा है? साबित यह हो रहा है कि यह आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों ने मिलकर जरूर किया है, लेकिन यहां 34 या 3(5) का एप्लीकेशन नहीं है बल्कि 38 या 3(9) का एप्लीकेशन। इसीलिए हमने कल कहा था कि 34, 35, 37 और 38, 3(5), 3(6), 3(8) और 3(9) अगर इन सबको एक साथ में देखा जाए तो सारी बात स्पष्ट हो ही नहीं सकती। कई व्यक्ति मिलकर एक आपराधिक कृत्य को करेंगे। सिचुएशन यह भी हो सकती है कि उन सबके बीच सामान्य आशय हो और सिचुएशन यह भी हो सकती है कि उनके बीच सामान्य आशय न हो बल्कि समान आशय हो, सामान्य ना हो। सामान्य आशय में हम सबको एक दूसरे के आशय की जानकारी है और जानकारी हम अपने मन की बात आप तक पहुंचाएं, इसके लिए शब्द जरूरी नहीं है हर बार। आप
अगर मेरे साथ लंबे समय रहे तो आप यूं ही मेरे मन की बात जान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि शब्दों से यह जानकारी पहुंचाई जाए। तो अगर किसी एक अपराधी कृत्य को कई ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया जिनके बीच उस अपराधी कृत्य को करने का आशय सामान्य है, तब तो ठीक है। तब तो प्रत्येक चाहे कितना भी छोटा काम उस काम को करने की दिशा में करे, इस छोटे काम को करने वाले का दायित्व भी उसी व्यक्ति के दायित्व के समान होगा जिसने काम को पूर्ण किया। तब तो बात एकदम ठीक है, क्योंकि आशय सामान्य था। एक योजना के अंतर्गत सब काम कर रहे थे, मतैक्य था, व्यवस्था थी, एक व्यवस्थित योजना थी। सब ये जानते थे कि सब एक साथ काम न भी करें तो भी काम किया जा सकता है, और न सिर्फ किया जा सकता बल्कि अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। इसलिए सबने अपने अपने रोल को बांट लिया था, क्योंकि आशय सामान्य था। और जब आशय सामान्य था तो आप अपने रोल को प्ले कर रहे थे, और वो रोल प्ले होना जरूरी था उस काम को पूरा करने के लिए, और वो काम आप सबने मिलकर किया। लेकिन अगर आशय सामान्य नहीं है, समान है, हम भी एक को मार डालने की इच्छा रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, लेकिन आशय सामान्य नहीं है हम लोगों के बीच। हम बंबई से आए, ये दिल्ली से आए, वो अमेरिका से आए, और सबकी दुश्मनी मिस्टर ए से है। सब मिस्टर ए की हत्या करना चाहते हैं, और मिस्टर ए मिल गए। तो मिस्टर ए की हत्या किसी एक के काम के परिणाम स्वरूप ही होगी, क्योंकि मिस्टर ए 20 बार मर नहीं सकते। मिस्टर ए तो एक ही बार मरेंगे, और वो एक बार मरने के लिए जो पर्याप्त घाव है वो सबके द्वारा कारित नहीं होगा। वो कोई एक होगा जो उस घाव को देगा, जिससे मिस्टर ए की मृत्यु होगी। उससे पूर्व जितने लोग घाव कारित करेंगे वो घाव या तो हत्या के प्रयत्न, इस अपराध को आकर्षित करेंगे, या घोर उपाधि यानी ग्रीवियस हर्ट इस अपराध को आकर्षित करेंगे। लेकिन हत्या उसी व्यक्ति द्वारा की गई मानी जाएगी जिसकी चोट से व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। और जबकि आशय समान है, आशय समान है, सब मार डालना चाहते थे। ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, जो भी कहें, कि एक के घाव से उसकी मृत्यु हो गई। हो यह भी सकता था कि दूसरे के घाव से उसकी मृत्यु होती, होने को यह भी हो सकता, लेकिन हुआ नहीं है। और जब हुआ नहीं ऐसा, तो इसे इसके भाग्य का फायदा दिया जाएगा। यद्यपि आशय इसमें भी मार डालने का ही था, और आशय उसमें भी मार डालने का ही था, जिसके कार्य के परिणाम स्वरूप वो मर गया। वो 20 बार नहीं मर सकता, मरेगा एक ही बार। लेकिन चूंकि आशय सामान्य नहीं हुआ, यहीं से आपको 3, 5 या 34 का महत्व दिखेगा अपराधिक।
ठीक है, न्याय प्रशासन कहीं आशय सामान्य हो गया होता तो सब हत्या के दंड से दंडित हुए होते, लेकिन चूंकि आशय सामान्य नहीं था, यद्यपि समान था, तो समान होने से कुछ भी नहीं होता। अगर साक्ष्य से यह साबित हुआ, साक्षियों ने यह बताया कि ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सामान्य आशय साबित कैसे करेंगे आप? तथ्यों से, परिस्थितियों से, ठीक है ना, अभियुक्तों के आचरण से, इसी से साबित होगा, कंडक्ट से साबित होगा। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि एक अमेरिका से आया था, ठीक है, एक जापान से आया था, एक दिल्ली से आया था। तथ्य यह है, ठीक है। और जब तथ्य यह है, और तथ्य यह भी है कि उन सबके बीच परस्पर कोई संबंध है ही नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कोई इन लोगों के बीच संबंध का साक्ष्य संकलित कर ही नहीं सकी, इनके बीच कोई जान पहचान नहीं है, इनके बीच कोई बात नहीं, और जब कुछ नहीं है तो डेफिनेटली दे आर हैविंग द सेम इंटेंशन बट नॉट द कॉमन इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन कहीं साबित हो जाता है तो सबका दायित्व समान हो जाता है, लेकिन सेम इंटेंशन है, लेकिन कॉमन नहीं है। और कॉमन होता कैसे? जब एक दूसरे के आशय के बारे में सब जान जाते, तब उसका आशय इनका आशय हो जाता, इनका आशय आपका आशय हो जाता, तब आशय सबके भी सामान्य हुआ होता, और फिर ये लोग जो कुछ करते वो अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में होता, और तब ये सारा काम बड़े योजनाबद्ध ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से हुआ होता। और चूंकि योजनाबद्ध ढंग से और व्यवस्थित ढंग से वो एक काम हुआ होता और उसमें सबने अपनी योजना के अनुसार अपने रोल को प्ले किया होता है, इसलिए संपूर्ण कार्य का दायित्व तो एक व्यक्ति के कंधे पर रखना न्याय के दृष्टिकोण से या व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए जो होना चाहिए वही नियम है। नियम क्या है? कि यू मस्ट प्रूव दैट देयर वाज ए इंटेंशन विच वाज कॉमन, ठीक है, अमंग द अक्यूज्ड पर्सन। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यू कैन नॉट हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू एवरी पर्सन फॉर दैट एक्ट विच हैज बीन कमिटेड बाय सेवरल पर्सन। ये हो ही नहीं सकता। हां, आशय सामान्य है तब बात अलग हो जाती है। समान आशय रहे तो इससे क्या होता है? क्योंकि समान आशय अगर है तो आशय समान होते हुए भी एक को मारने का अवसर मिला ही नहीं, क्योंकि उसने जो घाव पहुंचाया वो तो टांग पर लगा। तो आशय समान जरूर था, लेकिन कुदरत ने उसे मौका मार डालने का नहीं दिया। तो कुदरत जब उसका फेवर कर रही थी तो उसे उसका फायदा मिलेगा। दूसरा वो भी मार डालने का यह आशय रखता था, लेकिन उसी के ब्लो से मृत्यु हुई। अब ये ठीक है कि अगर टांग में चोट न लगी होती तो हो सकता वो भाग जाता, और इस व्यक्ति को जो दूसरा समान आशय रखता था इसे मारने का मौका न मिला होता। लेकिन फिर भी मृत्यु चूंकि इसी के घाव से हुई
इसे समान आशय का अगर मामला है तो सब अपने अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। कानून में जो भी उत्तरदायित्व तो उनके कार्य के प्रति आता होगा वो उनका होगा। यह नहीं होगा कि एक काम को करने के कारण वे संपूर्ण के लिए उत्तरदायी हो जाए। वो संपूर्ण जो आपराधिक काम हुआ उसके लिए वे उत्तरदायी मान लिए जाए एक छोटे से काम के आधार पर। यह नहीं होगा until and unless there is a common intention। क्योंकि इंटेंशन का कॉमन होना ये योजनाबद्ध ढंग से काम करने का लक्षण है। आप सबने बिल्कुल ठीक ढंग से योजना बनाई और फिर वो आपराधिक काम किया, और कल भी हमने कहा कि जो करना चाहते थे वही हुआ, कुछ और हो गया, तो फिर 3-5 का एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि फिर उस काम को करने के लिए सामान्य आशय था ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम तो हुआ ही नहीं। काम जिसको करने के लिए सामान्य आशय बना था वही होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो सब अपने कार्य के लिए नहीं, किए गए कार्य के लिए दायी होंगे। कार्य किसी के कारण हुआ हो तो सामान्य आशय साबित कैसे करते? सामान्य आशय का मतलब क्या है? दिमागों का पूर्व मिलन, एक इश्यू पर मतैक्य, और यह मतैक्य कब होना चाहिए? काम के पूरा होने से पूर्व। काम के पूरा होने से कितने पूर्व, इस संबंध में कोई बाध्यता कानून की नहीं है, लेकिन काम होने से पूर्व उसे हो जाना चाहिए। और मतैक्य हुआ था या नहीं इसे साबित कैसे किया जाएगा? मौके पर मौजूद तथ्य, परिस्थितियां और पक्षकारों का आचरण, इससे साबित होगा कि कॉमन इंटेंशन था या कॉमन इंटेंशन नहीं। तथ्य, परिस्थितियां, इनका जो साक्ष्य आएगा उसके आधार पर कॉमन इंटेंशन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और कॉमन इंटेंशन एक गंभीर स्थिति में डाल देगा सबको, जबकि सेम इंटेंशन उतनी गंभीर स्थिति में नहीं डालेगा। अगर सेम इंटेंशन आपका है तो भले ही कई लोग काम में लगे हों तो प्रत्येक अपने अपने काम के मुताबिक उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सेम इंटेंशन अलग बात है और कॉमन इंटेंशन अलग बात है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन में आप योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। और कल हमने अंतर भी किया था किसमें? कॉमन इंटेंशन, ये सेक्शन 34 यानी 3-5, और आपराधिक षड्यंत्र में बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र क्या कहता है? वैध काम अवैध साधनों से, या कोई अवैध काम करने के लिए आप सहमत हुए, बात खत्म हो गई, आपराधिक षड्यंत्र घट गया है। यू हैव डन नथिंग, इसके आगे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपराधिक षड्यंत्र है। और जब बात आएगी आपका 34 या 3-5 की, तो उस आपराधिक काम का होना जरूरी है। उस आपराधिक काम को करने के लिए सिर्फ कुछ लोगों में सहमति हुई, यहां पर षड्यंत्र है। अगर यहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति घट जाए कि ये सारे लोग आगे कुछ कर ही ना पाए, यानी पुलिस आ जाए पकड़ ले सबको, जिस आपराधिक काम को करने का आशय, ए को मारने का आशय, ए अपनी मौत मर गया, अब क्या किसे मारोगे? अरे भाई, ए अपनी मौत मर गया, अब क्या कर लोगे? ठीक है, लेकिन इससे आप बचेंगे नहीं। आपराधिक षड्यंत्र के लिए अब भी आपकी दोषसिद्धि की जा सकती है, यद्यपि इस दशा को साबित कर पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन कठिन कितना भी यदि साबित हो गया तो आप आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषसिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो आपराधिक षड्यंत्र में काम करना जरूरी नहीं है,
जहां काम का होना जरूरी है, काम का किया जाना जरूरी है। और कल हमने षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण, इसकी भी बात की थी। वहां कहता है षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य करने की दिशा में कोई अवैध कार्य और कोई अवैध लोभ ये घटित हो जाए, काम भले ही ना हो, पूर्ण काम नहीं हुआ, बस एक अवैध लोभ या अवैध कार्य ये हो गया, बस यहीं पर अबटमेंट थ्रू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये हो गया है। लेकिन 3-5 लागू हो, इसके लिए आपराधिक काम का होना जरूरी है। और इसका 149 से अंतर भी किया, 149 से अंतर फिर करेंगे जब 149 पर पहुंचेंगे, नहीं 190 बीएनएस में पहुंचेंगे, फिर करेंगे। लेकिन जो 3-5 है ये सामान्य आशय न कि समान आशय, इस पर नहीं लागू होती है। समान आशय की दशा में प्रत्येक अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, उसके कार्य की जो प्रकृति होगी मृत्युकारक होगी। तो हत्या के प्रयत्न के लिए मृत्यु हुई होगी, हत्या के लिए उसके कार्य की जो प्रकृति हो, समान आशय की दिशा में यद्यपि आशय समान है लेकिन सामान्य नहीं है, सबको जानकारी नहीं है एक दूसरे के आशय की, तब 3-5। अब कई आपराधिक काम, कोई आपराधिक काम कई सारे लोगों द्वारा मिलकर किया गया है, और वो आपराधिक काम केवल तब हो सकता है जब उस काम को विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए। जब हम आईपीसी या बीएनएस शुरू कर रहे थे तभी हमने कहा था कि एक्टस रियस ये कोई कल्पना नहीं है बीएनएस या आईपीसी में। कार्य अपराध होता ही नहीं, कार्य के माध्यम से अपराध होता है, कार्य के माध्यम से अपराध होता है, कार्य अपराध नहीं होता। ठीक है, जैसे तुम किसी रास्ते से गुजर जाते हो, ठीक है ना, किसी रास्ते से गुजर गए, तो ऐसा नहीं है कि रास्ता ये कहे कि हमने तुम्हें गुजारा, नहीं, तुम रास्ते से गुजर गए, बात खत्म हो गई। ऐसा ही है, कार्य इसके माध्यम से अपराध होता है, लेकिन कार्य स्वयं में अपराध नहीं होता, कार्य स्वयं में अपराध नहीं है। आप आदमी मत डालो, हो सकता गोल्ड मेडल मिलेगा, कारगिल में मिला परमवीर चक्र, आदमी मत डाल ले, हो सकता राष्ट्रीय शेर बच्चा पुरस्कार मिले, मार डालो आदमी। एक्टर सीरियस नहीं होता, ठीक है, कार्य ये अपराध नहीं है। आपका दूषित मन ये कार्य को अपराध बनाता है। ठीक है, जब तक व्यक्ति को मारना अगर गलत होता तो जिन्हें हमने भगवान कहा, इनके अभी जिहाद की कल्पना है, ठीक है, स्वयं हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध किए। तो सवाल यह कि कैसे, अगर व्यक्ति को मारना गलत है तो फिर कोई युद्ध तो हो ही नहीं सकता। और जिन्हें हमने भगवान कहा, जिन्हें हमने भगवान का दूत कहा, वो स्वयं खड़े होकर कैसे किसी को मरवा सकते थे? इसका मतलब मारना गलत नहीं है। और मारना क्यों गलत नहीं है? क्योंकि तुम किसी को मार ही नहीं सकते, मर कैसे दोगे? ठीक है, ज्यादा ज्यादा उसके शरीर को ही नष्ट कर दोगे। बाकी प्रत्येक धर्म यह कहता कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी, ठीक है, वो बचेगा जिसे तुम
किसी नाम से जानते हो, क्योंकि नाम तो तुमने अपनी सुविधा के लिए रखा है, बाकी तो वो अनाम है। ठीक है, ऐसा थोड़ा होगा तुम मार दोगे, कोई मरता ही नहीं तो मार कैसे दोगे? लेकिन फिर भी हिंसा की कल्पना भी है। ठीक है, और लोगों को मार डालना ठीक माना जाए, ये कल्पना भी है। दोनों बातें। तो हिंसा कब है? ये ठीक है कि कोई किसी को नहीं मार सकता, लेकिन अगर आप ये मानकर मारते हैं कि हम मार डालेंगे, तो आप हिंसा ही कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी कल्पना तो यही है कि हम मार डालेंगे। ठीक है, नहीं मारा, इससे क्या मतलब? तुम क्या सोच रहे हो? बात तो तुम्हारी चलेगी। तुम अगर सिर्फ उसे कष्ट पहुंचाने के लिए या अपनी खुशी के लिए, और आपकी खुशी कई प्रकार की हो सकती है, आपकी खुशी केवल एक प्रकार की नहीं हो सकती, इसके लिए किसी को मार रहे हो, तो फिर आपको तो दंड मिलना ही चाहिए। वो मरेगा नहीं मरेगा, इस सब से क्या लेना देना? तो एक्टस रियस क्रिमिनल लॉ में नहीं है, कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरल एक्सेप्शन देखेंगे, वहां 20 की मौत होगी, कुछ ना होगा। एक्टस रियस है ही नहीं, मेंस रिया। आपका मन, आपका दोषी मन ये कार्य को दूषित करता है, ये अपराध या प्रथम कार्य को बदल देता है। और यही अपराधों के गठन की पूर्व शर्त है, कहा बीएनएस और आईपीसी। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ जैसे हमने कहा था दुर्व्यवहार, डकैती, ये ऑफेंसेस ऐसे जरूर हैं जिनके संबंध में यह कहा गया कि आप में कोई दूषित मन है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। इफ यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस, यू हैव डन दैट पर्टिकुलर एक्ट, देन यू आर ए गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ये माना जाएगा। लेकिन अधिकांश अपराध जो आईपीसी में हैं, वे विशेष ज्ञान और विशेष आशय से जब काम किया जाएगा तभी अपराध होंगे, अन्यथा नहीं। अब एक आपराधिक काम कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, और वो आपराधिक काम विशेष आशय और विशेष ज्ञान से जब किया जाए तभी आपराधिक होता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं होता। जब चोट पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने यानी शारीरिक पीड़ा, अंग शैथिल्य और रोग, इसे उत्पन्न करने के लिए जब हम लोग पहुंचेंगे हर्ट, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में उपहति कहेंगे और अंग्रेजी में हर्ट कहेंगे, इंजरी नहीं कहेंगे, हर्ट बोलेंगे। तो जब हर्ट की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो कहेगा जब कोई किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो यह कहा जाता है कि वो उसे उपहति अर्थात हर्ट कारित करता है। तो अगर आपने किसी को शारीरिक पीड़ा दी तो आपने उसे हर्ट किया है, यह नहीं कहा जाता। बड़ी उल्टी बात लग रही है। और क्रिमिनल लॉ के हमने कहा ना, आप जब तक अपने दिमाग को लगाएंगे तब तक बात गलती रहेगी। जो लिखा है ठीक उसी को पढ़िए। वो कहता है जब कोई किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का उद्देश्य है शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य ये देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर शारीरिक पीड़ा दी गई है लेकिन शारीरिक पीड़ा देने का उद्देश्य नहीं है, डॉक्टर शारीरिक पीड़ा देता है लेकिन शारीरिक पीड़ा देने के लिए शारीरिक पीड़ा नहीं देता।
शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए शारीरिक पीड़ा देता है। उसका लक्ष्य है शारीरिक पीड़ा का निवारण, देता है शारीरिक पीड़ा। और आप जब डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ में देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ क्या कह रहा है? क्रिमिनल लॉ कहता है जब आप शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं कि आपका उद्देश्य शारीरिक पीड़ा देने के अलावा कुछ है ही नहीं, तो शारीरिक पीड़ा जब विशेष आशय से दी जाएगी, शारीरिक पीड़ा जब विशेष ज्ञान से दी जाएगी कि इससे आपको शारीरिक पीड़ा होगी, और जो शारीरिक पीड़ा होगी उससे अन्य कुछ शारीरिक पीड़ा के सिवाय हासिल नहीं होगा, तो फिर आप ज्ञानपूर्वक शारीरिक पीड़ा ही दे रहे हो, यह बोला जाएगा। और यदि ऐसा आपने किया है तो आपने व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दी है, अदरवाइज आपने व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा के निवारण का प्रयास किया है। ठीक है, जब हड्डी ठीक करता है डॉक्टर तो शारीरिक पीड़ा नहीं देता, शारीरिक पीड़ा का निवारण करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर शारीरिक पीड़ा दे रहा है। बात यह है कि कानून जब आप पहली बार सुनना शुरू करते हैं तो आपको लगता है बड़ा आसान है और ये तो हमें मालूम ही है, तो कुछ और मत सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि अगर ये आपको मालूम होता और इतना ही आसान ये होता तो सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ नहीं बैठे हैं वहां, और वहां तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे जैसों को वहां घुसने भी नहीं दिया जा रहा, और दुनिया में अकेले तुम ही होशियार नहीं हो, ठीक है, अन्य लोग भी होशियार हैं। ठीक है, और जब अन्य लोग होशियार हैं और वो घंटों, महीनों, दिनों इन्हीं बातों पर बहस कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो खास है ही। अपने पर इतना विश्वास भी ठीक नहीं कि आपको लगे कि हमें कानून आ ही रहा है। ठीक है, बात शुरुआत में बड़ी आसान लगती है, कोई जैसे है ना सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो कानून में जिस दिन धीमे 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 आप उतरना शुरू करते हैं तब पता लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। जब आप पहली बार इसे सुनते हैं तो लगता है अरे ये इतनी सी बात थी, तो ये नहीं समझ में आ रही, ये तो तभी मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तो सत्यनारायण की कथा है, सुनिए। जब हम पूछना शुरू करें, ठीक है, तब बात बनती है कि क्या हुआ। तो डॉक्टर शारीरिक पीड़ा देने के आशय से शारीरिक पीड़ा नहीं दे रहा, वो शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए शारीरिक पीड़ा दे रहा है। तो शारीरिक पीड़ा नहीं दे रहा, शारीरिक पीड़ा का निवारण कर रहा है, यह कहा जाएगा। इसका मतलब शारीरिक पीड़ा भले ही हो, फिर भी उस कृत्य को जिससे शारीरिक पीड़ा हो रही है उपहति कारित करने वाला या हर्ट पहुंचाने वाला कृत्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, शारीरिक पीड़ा जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप हो रही है वो कृत्य जब कर्ता के द्वारा सिर्फ शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाए, देन कर्ता के बारे में यह कहा जाएगा कि उसने उपहति या हर्ट कारित की है, उससे पहले नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ यह निकला कि उपहति या हर्ट कारित करना, कारित करने की अंग्रेजी क्या होती है? काज्ड।
if you have caused the hurt, the simple hurt or grievous hurt to somebody, ठीक है, then your act may be an offense. ठीक है, if you have caused that hurt with the intention to causing that or with the knowledge to cause that, जब तक आप साक्ष्य यानी हर्ट को कारित करने के लिए ही किसी को हर्ट कारित नहीं करते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि आपने किसी को हर्ट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने पहले लाइन बोली कि आईपीसी या बीएनएस में अधिकांश अपराध कुछ को छोड़ दें, उंगलियों पर गिनने लायक उन्हें छोड़ दें, तो प्रत्येक अपराध तभी किया जाना संभव है जब वो अपराध जिस कृत्य के माध्यम से किया गया, क्योंकि अपराध हमेशा कृत्य के माध्यम से होगा या लोभ के माध्यम से, इसे अलग से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि कृत्य के अंतर्गत लोभ आते हैं। एक्ट इंक्लूड ओमिशन, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं। तो जिस कार्य के माध्यम से आप अपराध करते हैं, वो कार्य अपराध को गठित ही नहीं कर सकता जब तक कि वो कार्य विशेष आशय या विशेष ज्ञान, वो विशेष आशय, वो विशेष ज्ञान जो आईपीसी में है, जानबूझकर, संभाव्य जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए आदि आदि शब्दों से वर्णित किया गया है। अपराधों को परिभाषित करते समय अपराधों की परिभाषा शुरू करने से पहले इन शब्दों का उपयोग करके, ठीक है ना। तो जब तक आप विशेष आशय या विशेष ज्ञान से सामान्यतः किसी कार्य को नहीं करोगे, तब तक सामान्यतः वो कार्य बीएनएस या आईपीसी में अपराध का गठन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 35 इसी लाइट में देखना है। सामान्य आशय था, तब तो 34 या 3(5) आ गया। समान आशय था, ठीक है, क्योंकि कई सारे व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को कर रहे हो तो स्थितियां कई हो सकती हैं। उन सारे लोगों के बीच आशय सामान्य भी हो सकता है उन सब के बीच आशय सामान्य न होते हुए समान हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सामान्य है तो दिमागों के पूर्व मिलन से सामान्य हुआ होगा, और तब आपने उस आपराधिक कार्य को करने में कितनी भी छोटी भूमिका का निर्वहन किया हो, और आप भले ही एक्चुअल सीन ऑफ क्राइम पर उपस्थित भी न रहे हो, ठीक है ना। भले ही, हमने कहा हमेशा नहीं, शारीरिक हिंसा के मामलों में अक्सर आप वहीं होते हैं, लेकिन भले ही आप वहां उपस्थित भी न हो। तो चोरी आदमी होता, आपने चाबी दे दी, खड़े हैं गली के बाहर, लेकिन कुछ किया तो सामान्य आशय है, तो आपने कुछ भी किया हो, आप उस किए गए आपराधिक कार्य के लिए दायित्व के अधीन है। समान आशय है तो फिर आप अपने आशय और कृत्य के मुताबिक जो कृत्य आपने किया है उसके लिए दायित्व के अधीन है, ठीक है ना। जो हुआ उसके लिए नहीं, क्योंकि जो हुआ वो जिसके कारण हुआ वही उसके लिए दायित्व के अधीन है, क्योंकि देयर वाज नो प्लान, देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी अमंग ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। दिमागों का कोई पूर्व मिलन नहीं, और कई सारे लोग एक आपराधिक काम को करने में लगे हुए थे, और वो आपराधिक काम ऐसा था कि विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किए जाने के कारण ही अपराध हो सकता था, जो कि आईपीसी में अधिकांश अपराध है। अधिकांश हत्या कब होगी? जब आप किसी को मार डालने के आशय से, मीनिंग देयर बाय आशय और कोई नहीं है,
सिर्फ उसे मार डालना है। सर्जन भी मार डालता है, लेकिन मार डालने का आशय नहीं होता है, जीवन बचाने का आशय होता है। ठीक है, तो जब मार डालने का आशय होगा और मरेगा आदमी, मृत्युकारक क्षति देने का आशय होगा, मरेगा आदमी, देन यानी विशेष आशय, विशेष ज्ञान, एक आपराधिक काम को करने में कई लोग लगे हुए हैं, और वह आपराधिक काम ऐसा है कि जब विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए तभी अपराध बनता है, अदरवाइज नहीं। हालांकि ऐसा अक्सर आईपीसी में होगा, आईपीसी बीएनएस सब में अक्सर अपराध ऐसे ही। तो अगर उस काम को करने में कई सारे लोग लगे हैं, तो जो जो उस आपराधिक आशय और ज्ञान को धारित करता है वो उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन आ जाएगा जिस प्रकार, ठीक है, वो आएगा जो उस काम को करेगा। देखें, आपका कहता जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक का ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया। इसकी समरूपता है इस सेक्शन की 3-5 के साथ, कुछ जैसा दिखाई देता है, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं और क्रिमिनल लॉ व्यवस्था बनाने के लिए है समाज में, इसलिए वो हर प्रकार की मिशीवियसनेस को, हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार की धृष्टता, इसके लिए व्यक्ति को दंडित करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, सामान्य आशय नहीं है, आशय सामान्य नहीं है, मान लिया, ठीक है, लेकिन समान भी नहीं है। ठीक है, समान भी नहीं, बल्कि है क्या, एक्चुअल सीन ऑफ क्राइम पर क्या हुआ। मिस्टर ए, उन्हें 5 लोग मार रहे हैं। मिस्टर ए ने जो कुछ किया, 5 अलग अलग लोगों ने अपने अपने घरों से देखा। वे 5 लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं। एक होटल है, उसमें 5 लोग 5 कमरों में ठहरे हैं। मिस्टर ए बाहर हैं। मिस्टर ए ने कुछ ऐसा अभद्र किया है कि 5 इतने उत्तेजित हुए कि अपने अपने कमरों से मार डालने के लिए निकल पड़े, और 5 क्या है, अनजान जगहों से आए हैं, इसलिए उनके बीच कोई कॉमन इंटेंशन हो भी नहीं सकता, अकस्मात निकले और उसी आशय और उसी ज्ञान से निकले कि मार डालेंगे। ठीक है, और सब उसी आशय और उसी ज्ञान से मारने में लग गए। ठीक है, अब स्थिति क्या बनेगी, जो जो उसी आपराधिक आशय और ज्ञान से उस काम में सम्मिलित हुआ, अब कोई और दूर खड़ा था, उसने देखा, और वो उसका दुश्मन है, वो भी उसे मार डालने के आशय और ज्ञान के साथ इस व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। अब ये चूंकि क्या है, सबका आशय समान भी है, और वो आशय वैसा ही है कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो आपराधिक ज्ञान और आशय चाहिए वो सारा इन लोगों में मौजूद है। अब यह भी हो सकता है कि ये सारे लोग मिलकर इस व्यक्ति को मार रहे हो। एक सिर्फ मारना चाहता है, एक सिर्फ पीटना चाहता है, दूसरा मार डालना चाहता है, ठीक है, तीसरा ग्रीवियस हर्ट देना चाहता है, और चौथा उसकी जेब में जो पैसे रखे उन्हें चुरा लेना चाहता है। और इस आशय से कई सारे लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। तो कई सारे लोग मिलकर एक आपराधिक कृत्य में लगे हुए हैं, लेकिन सबके आशय अलग अलग है।
और कोई कॉमन इंटेंशन इन सबके बीच नहीं है। क्योंकि कॉमन इंटेंशन इन सबके बीच नहीं है और सबका आशय समान भी नहीं है, समान आशय भी नहीं, कॉमन इंटेंशन भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है और सब अपने अपने आशय और अपने अपने ज्ञान के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो सब अपने अपने आशय और काम के मुताबिक ही दंडित किए जाएंगे और तब जो प्रवर्तन होगा वो सेक्शन 3(9) का होगा। ठीक है, तब सेक्शन 3(5) का नहीं होगा, 3(6) का नहीं होगा, 3(8) का नहीं होगा, 3(9) का तब प्रवर्तन होगा आके, या आईपीसी की भाषा में बात करें तो 38 का होगा। और अगर कोई काम केवल आपराधिक आशय और ज्ञान से किए जाने के कारण ही अपराध है। ठीक है, पिछले उदाहरण में थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसे और रिफॉर्म कर लेते, क्योंकि पिछले में आशय सबका समान हो गया, ठीक है ना, तो सब अपने अपने काम के मुताबिक दंडित होने लगेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कई सारे लोग, ठीक है, कई सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं। ठीक है, अब कोई उसे मार डालने के आशय से मार रहा है, कोई उसे मार डालने के लिए, यानी मृत्युकारक घाव जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में है उसकी मृत्यु कारित करने को पर्याप्त है, ऐसा घाव देने के आशय से उसे घाव दे रहा है। और दूसरे का आशय सिर्फ उसे पीटना है, यानी 5 लोग होटल में ठहरे हुए थे, उन्होंने एक को अभद्रता करते देखा, एक के मन में, ठीक है, उसे मार डालने का आशय जन्मा, एक के मन में उसे पीटने का आशय जन्मा। ठीक है, तो कोई आपराधिक काम जब किसी विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किए जाने के कारण ही अपराध है, तो जो उसे उस विशेष आशय और ज्ञान से करता है, ठीक है, वही व्यक्ति उस काम के लिए अपराधी माना जाएगा। और सारे लोग, कई व्यक्ति अगर एक साथ एक आपराधिक काम में लगे हुए, ठीक है, अब क्या हुआ, एक हर्ट देना चाहता है ग्रीवियस, और एक ऐसी हर्ट देना चाहता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, एक ऐसी हर्ट देना चाहता है, तो एक जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित कर देने के लिए पर्याप्त चोट उसे पहुंचाता है, तो वो तो हत्या के प्रयत्न का दोषी है। अगर मृत्यु नहीं होती तो किसका, हत्या के प्रयत्न का दोषी है। और जो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना चाहता है, ठीक है, वो ग्रीवियस हर्ट का दोषी है, वो हत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कई जो काम है वो विशेष आपराधिक आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए तभी अपराध है, अन्यथा नहीं है। तो जब कोई काम विशेष आपराधिक आशय और ज्ञान से किए जाने के कारण ही अपराध है, उस काम को कई सारे व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, तो उन कई सारे व्यक्तियों में से जो जो उस विशेष आशय और ज्ञान को धारित करता होगा, जो उस काम को किए जाने के लिए जरूरी है, केवल वही उस कार्य के लिए दोषी माना जाएगा, उस कार्य के दंड से दंडित होगा। शेष जो होंगे वो सेक्शन 38 या 3(9) का एप्लीकेशन आएगा और वे अपने अपने आशय के मुताबिक दंडित होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कानून हम लोग पढ़ते अलग अलग सेक्शन में है, लेकिन एप्लीकेबल एक साथ होगा। जब एप्लीकेबल एक साथ होगा तो देखा जाएगा कि जिसका आशय उसे मार डालना था, यानी जिन जिनके कामों से यह तय हो रहा है कि वे उसे मार डालने का आशय रखते थे, वे सब उसकी हत्या के दोषी माने जाएंगे। और जिनके कामों से
यह दर्शित हो रहा होगा कि वो उस भीड़ में शामिल जरूर थे जिन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन उनका काम यह शो करता है कि वे हत्या के जघन्य कृत्य को करने का आशय नहीं रखते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वे अपने आपराधिक आशय और अपने ज्ञान के कारण दोषी समझे जाएंगे और उनके काम के लिए 3-9 आएगी। इसीलिए हमने कहा 34, 35, 37 और 38 एक साथ, क्योंकि बिना एक साथ लिए ये समझ में नहीं आती। और 37 या 3-8 ये आपराधिक सहयोग की बात करेंगे, इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।